SFM paper, May 2023. How was the paper? People are asking me to comment, to carry out an analysis of the same. उसका वीडियो बना के सर शेयर कीजिए ना. पहले आप स्क्रीन पे 2-3 मैसेजेस देखिए टेलीग्राम पे मेरे को जो मिले. तो ये पर्टिकुलर मैसेज जो है, द स्टूडेंट इज सेइंग दैट सर, मैं एग्जाम के जस्ट पहले सुबह में आई थॉट एक बार SFM मैराथन आपका देख लेता हूँ. 35 क्वेश्चंस का मैराथन सीरीज, नॉट द वीडियो बट केवल वो फोल्डर जिसमें 35 क्वेश्चंस थे. एंड उससे कितने ज़्यादा मार्क्स का आ गया. शायद उसने बाद में बताया कि क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8 एंड 9 मैराथन यूट्यूब पे होगा. मैं उसका लिंक यहाँ प्रोवाइड नहीं करने वाला हूँ. जो सुन रहा है वीडियो वो खुद जाके SFM का मैराथन सर्च करे और उसमें क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8, 9 डायरेक्टली इस पेपर में आया है. तो क्या ये वाला वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ बोस्ट करने के लिए? देखो 4 क्वेश्चन डायरेक्टली मैराथन से आ गए. नो, आई डू नॉट बिलोंग टू दैट कैटेगरी कि मैं बोस्ट करूँगा. सेकेंड मैसेज देखिए. तो ये स्टूडेंट है, ये बोल रही है SFM पेपर बहुत घुमा के आ गया. आई एम श्योर शी हैज़ नॉट सीन द पेपर इंटायरली. अच्छे से पढ़ के अंदर जाके देखी नहीं है. वो सुना नहीं आता. जो लोग नॉइज़ में पूरा ध्यान दे के रखते हैं कि क्या नॉइज़ आ रहा है और उसके बेसिस पे कमेंट करते हैं. आई थिंक दैट इज़ व्हाट शी इज़ डूइंग. ये थर्ड पर्सन है जो बोल रहा है कि सर SFM में जो एक सम आया था कॉर्नर्स थ्योरम का, तो कॉर्नर थ्योरम तो ओल्ड सिलेबस में था, न्यू सिलेबस में तो हटा दिया गया ना. कॉर्नर थ्योरम वैसे तो कोई सिलेबस में नहीं था, SFM में था ही नहीं, पर जब से एग्जाम में वो आ गया तब से वो सिलेबस में है. तो बोला ना फिर भी ICAI को मेल कर सकते हैं क्या? तो कर दो मेल, अच्छा ही है, ICAI मान जाएगा. तो वैसे कॉर्नर थ्योरम के सेकंड पार्ट ऑफ द सम में उन्होंने A के बजाय X लिख दिया था. माने हाफ ऑफ द फंड्स आर इन्वेस्टेड इन A बोलना चाहिए था, तो हाफ ऑफ द फंड्स आर इन्वेस्टेड इन X बोल दिया था. ठीक है, तो हो सकता है वहाँ मार्क्स मिल जाए जो लोग एग्जाम दे रखे हैं. सो टेलीग्राम में तो इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं. पीपल आर सेइंग द पेपर इज टफ. तो पेपर में भी गया एंड पेपर में जाके देखा मैंने, कोई टफ नहीं था. तो लेट मी अनाउंस राइट नाउ कि रिजल्ट कैसा आएगा. जो हाईएस्ट मार्क्स SFM में आएंगे दे विल बी अबव 90. हाईएस्ट मार्क्स. सर आपको हाईएस्ट मार्क्स से इतना क्यों मतलब है? हाईएस्ट मार्क्स एक्चुअली ये दिखाता है कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट था, सिंसियरिटी वाइज एज वेल एज कंसेप्ट वाइज, अगर वो बंदे का भी 80 से ऊपर नहीं आता इसका मतलब पेपर टफ था. बट अगर हाईएस्ट मार्क्स 90 के ऊपर जा रहा है, ठीक है, कुछ एक लोग का सुनने में आ रहा है 92, 95, ठीक है, तो इसका मतलब पेपर वाज ओके. तो पेपर जो है वो ज़्यादा टफ नहीं था. हाँ, पेपर थ्रू अवे ईजी नहीं था. ठीक है, वो होता है ना एकदम सब वैसा वाला. कौन सा आजकल क्या, पहले हम लोग क्या बोलते थे, इजी पेपर किसको बोलते हैं? जिसमें पुराने पेपर से आ जाए. आजकल क्या बोलना पड़ेगा? इजी पेपर वो बोलते हैं जिसमें पुराने पेपर से जो बार बार रिपीटेड सम आता है ना, जो इजी वाला सम आ जाए. माने पुराने पेपर्स RTP MTP से इजी वाला सम अगर आया तो वो इजी पेपर. अब ये परिभाषा अगर बोले तो पेपर बहुत टफ था. बट एवरीथिंग विच इज कम इन द सम. जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप SFM पेपर देख लीजिएगा. वंस अगेन मैं उसका यहाँ पिक अटैच नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लेवरेज्ड बाईबैक का था. लोन ले रहे हैं बाईबैक के लिए. अभी CA फाइनल SFM में मतलब वही वाला टॉपिक चल रहा था इनफैक्ट. ठीक है, तो फर्स्ट सम जो लेवरेज बाईबैक का था. एक सम तो करेंसी फ्यूचर्स का जो जिंदगी भर आता है वो वाला आया हुआ है. एक सम वैल्यू एट रिस्क का अभी लॉकडाउन के टाइम पे आया था. ठीक है, लॉकडाउन के टाइम पे कि वैल्यू एट रिस्क का बैक कैलकुलेशन का सम, वो वाला सम वापस दे दिया. उसमें केवल स्टैंडर्ड डिविएशन जो दिया रहता है वो कैलकुलेट करना था, स्टैंडर्ड डिविएशन. ठीक है, एक सम फॉरेक्स से जो इंटरनेशनल बाहर इन्वेस्ट करते हैं 6 महीने के लिए, वो सम भी आया हुआ है 2 बार एग्जाम में. सेम टू सेम सम नहीं आया हुआ, ऐसा सम आया हुआ है कि फिक्स इनकम में इन्वेस्ट करे कि इक्विटी में इन्वेस्ट करे बाहर में. दैट सम इज आल्सो कम. उसके अलावा एक सम करेंसी स्वैप का सम आ गया. वो जो इंटरेस्ट रेट स्वैप होता है जहाँ पे रिलेटिव एडवांटेज, ओके, थियरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, जहाँ एक कंपनी को दोनों में फायदा है. एक में 50 बेसिस पॉइंट का फायदा है, एक में 100 बेसिस पॉइंट. तो नेट फायदा 50 बेसिस पॉइंट का है, पर बैंक वाला जो बीच में बंदर है ना वो 50 बेसिस पॉइंट मांग रहा है. तो उस केस पे कैसे स्वैप होगा? तो बोला नहीं, बैंक वाला कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है. तो दोनों पार्टी 20 और 10 मांग रहे हैं, तो टोटल 50 का फायदा है, तो 30 हटाए तो बचा 20. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली 20 बैंक वाला खा लेगा, ये लोग 20 और 10 खा लेंगे. तो दैट्स एन इजी सम इफेक्टिव कॉस्ट निकाल के. जो लोग इंटरेस्ट रेट स्वैप कर रखे हैं 2 पार्टी स्वैप, और 2 पार्टी स्वैप नॉर्मली लोग अच्छे से करते नहीं है क्योंकि उसमें फॉर्मुला नहीं है ना. जहाँ फॉर्मुला मिलता है वहाँ पे लोगों को मजा आता है. ठीक है, मर्जर्स एंड एक्विजिशन का स्ट्रेट फॉरवर्ड सम है. पर इस बार क्या है, बैक कैलकुलेशन में पैट निकालना है. यूजुअली हम लोग क्या होता है, पैट A प्लस पैट B डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ A प्लस R इंटू नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ B. उससे EPS निकालना होता है. यहाँ पे EPS दिया हुआ है और अपने को पैट ऑफ फर्म भी निकालना है. तो कौन सी बड़ी बात है? वंस अगेन इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंगल एक्सरसाइज. म्यूचुअल फंड का जो सम आया है वो डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान, बोनस प्लान, बाप रे बाप, कितनी बार और सम आएगा? अगर उसको कोई टफ बोलता है तो आई डोंट नो तब ईजी क्या होता है. तो म्यूचुअल फंड का वो वाला सम आया है. ठीक है ना, तो पोर्टफोलियो से कॉर्नर थ्योरम जो कभी आता नहीं है वो वाला आ गया. पर आया हुआ तो है भाई, तुम क्यों छोड़ के जा रहे हो? वैल्यू एट रिस्क से जो एक बार केवल सम आया सर वो आया, और भी तो वैल्यू एट रिस्क से दे सकता था ना. हाँ, तो डेफिनेटली उस मामले में टफ हो गया. तो आई थिंक द पेपर वाज नॉट टफ, बट ऑफ कोर्स जिस तरह का स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं आजकल, ABC एनालिसिस और गॉड नोज व्हाट, ठीक है, उसके बेसिस पे पेपर क्या माना जाएगा? मैं बोलूँ एवरेज से थोड़ा सा एबव एवरेज माना जाएगा फॉर अ जनरल स्टूडेंट जो उस तरह से प्रिपेयर करता है. पर जो बढ़िया से प्रिपेयर करता है उसके लिए इट्स अ रॉकेट सॉलिड पेपर, नो कंप्लेंट्स अबाउट इट. इनफैक्ट आई एम सरप्राइज्ड. रुको जरा, सबर करो. मैंने किसी एक पर्टिकुलर फैकल्टी का सुना जो ऐसे बोल रहा था, यार कभी ये लोग कौन सा जुलाई 21 का पेपर देते हैं, कभी ये लोग नवंबर 20 से उठा के देते हैं, तो कितना सम्स करे आदमी? 5000 सम्स करे क्या? बाप रे बाप. जब मैं सुना वो वीडियो एंड आई थॉट इसका मतलब ICAI क्लियरली बता दे कि वो कहाँ कहाँ से सम्स देगी. अरे
इज इट नॉट हाइट्स? मेरे को तो ऐसा लगता है कि बताना ही नहीं चाहिए, मतलब पेपर पुराने पेपर से आना ही नहीं चाहिए, ना एमटीपी, ना आरटीपी, ना स्टडी मैट, ना पास पेपर्स, कहीं से भी एक सम मत दो, सारा का सारा नया सम्स आएगा, सारा नया। प्रॉब्लम ये है, नया सम्स देने में तो मेहनत चाहिए ना। इट्स नॉट दैट दे गिव इट फॉर द कंफर्ट ऑफ स्टूडेंट्स, उनको खुद को मेहनत चाहिए। तभी तो मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन, जिसके अंदर की पेपर घर पे ले जाना अलाउड नहीं होता है, तो ना पास पेपर्स, ना उसको एनालाइज कर पाएंगे, कोई रिपीटेशन का बात ही नहीं है। बिकॉज व्हाई आर वी स्टडिंग? वी आर स्टडिंग अल्टीमेटली फॉर द नॉलेज दैट इज देयर इन द पेपर, एंड उस नॉलेज के बेसिस पे विल बी एम्प्लॉयड, विल बी एबल टू डू समथिंग स्किलफुल, विल बी एबल टू बिल्ड आवर लाइफ। बट ये सब तो खैर ज्ञान है, ठीक है। सो आई डोंट नो, मैंने व्हाट आई मीन टू से इज दैट हो सकता है नेक्स्ट टर्म नवंबर में एकदम ईजी पेपर आएगा। कैसे इजी पेपर आएगा? दिया रहेगा म्यूचुअल फंड का बिगनिंग एनएवी इतना था, एंडिंग एनएवी इतना, डिस्ट्रीब्यूशन इतना, कैलकुलेट द मंथली रिटर्न एंड इफेक्टिव एनुअल रिटर्न, 6 नंबर। वाह ग्रेट। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का इस बार भी इजी सम आया है, वो 2 स्टेज डीडीएम का सम आया है, ठीक है, वो टेबल प्लस फॉर्मूला वाला सम, ठीक है। तो अब उससे भी इजी कौन सा होता है? उससे इजी तो यही होता है, लेटेस्ट डिविडेंड वाज 5 पर शेयर, ग्रोथ रेट 7% पर एनम फॉरएवर, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के लिए आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इनटू बीटा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द शेयर, 8 नंबर, ठीक है ना। कॉल ऑप्शन का सिंपल सम दे दे, स्ट्राइक प्राइस 400, शेयर प्राइस बिकम्स 420, 430, 390, फाइंड आउट द कॉल का पे ऑफ। तो ये थोड़ी चल रहा है। तो द पेपर वाज नॉट टफ। खासकर जो लोग अभी लाइव बैच कर रहे हैं एसएफएम में, जो लोग लाइव बैच कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स, उनसे रिक्वेस्ट है कि जो जो टॉपिक हो चुका, जैसे फॉरेक्स, जैसे पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड, फॉरेक्स, पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड, ये तीनों टॉपिक जाके उसका सम्स करो पेपर में, और तुम देखो कौन सा सम तुमसे नहीं होता। इम्पॉसिबल है कि तुमसे कोई पेपर में सम नहीं होगा, समझ गए? वैसे ही तो आपको प्रॉब्लम क्या होता है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा नॉइज से लोग कहीं के भी रह नहीं पाते। आई मीन टू से, जब उनको पता है कि जिन्होंने मेरे से क्लासेस ली, वो क्लासेस कॉम्प्रिहेंसिवली सब चीज कराया हुआ है, अपडेशन वाइज डॉन सीरीज में अपडेट है, सारे के सारे जो नए सम्स आए हैं, जो आ सकते हैं, वो दिए हुए डॉन सीरीज में। तो इफ यू जस्ट डू द प्योर क्लासेस एंड द डॉन सीरीज इनफ, ठीक है, ऑफ कोर्स कंसेप्ट के साथ, और आपको और भी करना है तो सुपर 50 और भी करना है तो मैराथन, ये सब भी दिया हुआ है। तो पॉइंट इज दैट क्यों 10 जगह माथा लगा रहे हैं, इसका सुन ले, उसका सुन ले, एबीसी एनालिसिस ये आएगा, ये वो बोला है। तो इन दैट केस भाई एक एक होता है ना, चातक पक्षी बनो, एक जन का फॉलो करो जिसको तुमको लगता है जो क्वालिफाइड है, ओके, जो बरसों से करा रहा है, जो सबकी कवर कर रहा है, जिसका तुमने सुना है, और तुम ज्यादा जानते हो, बुद्धिमान हो, तो बस वैसे करो। तो इतने सारे चीजों को सुनने के चक्कर में क्या होता है, अल्टीमेटली तुम्हारा कोई भी चीज तुम्हारे अंदर रह रहा नहीं है, ठीक है ना। गॉन आर द डेज जब मैं पेपर आते ही 5:30 बजे पेपर आता था, पता कोई फॉरवर्ड करता था मेरे को, और मैं 6 बजे चालू कर देता था, क्वेश्चन नंबर 1 ए के बारे में, 1 बी के बारे में टेलीग्राम पे डाल देता था, ठीक है। 7 बजे तक सारा पेपर एनालिसिस खत्म। और अब क्या हो रहा है, प्रतिस्पर्धा, जो भी वीडियो बनाता है 5:30 6 बजे 6:30 बजे वो लोग प्रतिस्पर्धा करते हैं, पेपर को स्क्रीन पे दिखाएंगे और पेपर के अंदर डिस्कस कुछ नहीं करेंगे, क्वेश्चन के अंदर के बारे में नॉलेज वाइज कुछ नहीं, ऊपर ऊपर का ज्ञान जो है, हाँ ये था, वो था, ये 80 मेरे बुक से आया, 75 मेरे बुक से आया, ये ऐसा था, ये डिफिकल्ट था, ऊपर ऊपर से बोल के निकल जाएंगे। एंड इट इज अनफॉर्चुनेट कि काफी सारे बच्चे वैसे ही लोगों को ध्यान दे रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है ना, उनका जो लाइफ है, माने चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अर्न करता है ना, अगर माने वो अर्न करता है सपोज फर्स्ट जॉब फ्रॉम 8 lakhs to 50 lakhs का पैकेज अगर रेंज माने, तो क्या होगा, वो जो डिफरेंस 8 से लेके 50, आप नीचे की तरफ रह जाओगे, वो ऊपर की तरफ आप जा नहीं पाओगे, बिकॉज आपने अपना जो एम्बिशन है और एक्सपेक्टेशन नीचे कर दिया। आपको अगर एक चीज समझ में नहीं आता है कि सरस्वती से ही लक्ष्मी आती है और कोई तरह से लक्ष्मी आ नहीं सकती है, तो जो भी शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, वो शॉर्टकट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। दिस इज माई एनालिसिस ऑफ द पेपर। मैंने ना स्क्रीन पे पेपर दिखाया है, ओके, ना मैंने क्लेम किया मेरे बुक से इतना आया उतना आया, बट द पेपर वॉज सिंपल। कोई भी जो प्रिपेयर किया है बढ़िया से कॉन्सेप्चुअली, उस बंदे का 80 से ऊपर तो आना चाहिए। थैंक यू। एवरीवन, सो मैं क्या कहूँ, ये वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, बट कितने बार सिचुएशंस ऐसे क्रिएट हो जाते हैं या फिर आप समझ लो क्रिएट कर दिए जाते हैं, जिसके चलते मजबूर हो जाते हैं कि हमें भी आगे से कहना पड़ता है। और आप समझ लीजिए मेरा भी हाल कुछ वैसा ही है। अदरवाइज पिछले 3 सालों से मैं यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, मेरा आज तक रिकॉर्ड रहा, मैंने कभी भी किसी भी फैकल्टी को आज तक पॉइंट आउट नहीं किया, किसी को भी टारगेट नहीं किया, किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। मेरा काम में बिलीव रखता हूँ कि मेरा काम है मुझे पढ़ाना है, अच्छे से पढ़ाना है, उससे मेरे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े, एकदम जेन्युइन वे में ही मैं जाना प्रेफर करता हूँ। बट आज कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि मुझे टारगेट किया जा रहा है, वो भी डायरेक्टली मुझे टारगेट किया जा रहा है, तो मैं मजबूर, मुझे अपनी बात रखनी पड़ेगी। मेरा कुछ वैसा ही हाल है। अब सभी को पता होगा कि एसएफएम का पेपर टफ गया था, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का पेपर टफ गया था। हमने टेलीग्राम में पोल भी किया था, जहां पर बहुत सारे मोर देन 10,000 बच्चों ने उसमें पोल में बताया था कि पेपर टफ है, ज्यादा मेजॉरिटी बच्चों ने कहा था टफ है। हमने पेपर का रिव्यू किया था। पेपर का रिव्यू करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अच्छा, पेपर रिव्यू करने का भी 2 तरीका होता है। एक तरीका होता है जनरली पेपर को रिव्यू करना, और भी तरीके होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। आप मुझे बताना वो दोनों रिव्यू में से कौन सा रिव्यू सही रहेगा आपके लिए, आप ही मुझे बताना, आप ही मैं छोड़ देता हूं। क्योंकि मेरे पास एक तरीका ये भी हो सकता था कि मैं आपको ये कहता कि देखो जो एसएफएम का पेपर है ना, ये टफ कुछ नहीं है, ये इजी है, ये सुपर टैलेंटेड पेपर है, ये इंटेलिजेंट पेपर है, सीए फाइनल के लिए सबसे बेस्ट पेपर, ये इंटेलिजेंट पेपर है। आपसे अगर नहीं हो पाए तो आप गधे हो, आपको कुछ नहीं आता, आपको सीए छोड़ देना चाहिए, अब मत पढ़िए, आप या फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी कीजिए, आपने सही जगह पे मत नहीं पढ़े, आप काम कीजिए, मेरे कोर्सेज खरीद लीजिए, मेरे कोर्सेज में आपको सब कुछ मिलेगा, और हमारे क्वेश्चन बैंक से ही सारे क्वेश्चन आए थे। आप गधे हो गए, आपने हमारे क्वेश्चन बैंक को फॉलो नहीं किया, तो आप गधे हो, सारे क्वेश्चन वहीं से आए थे। मैं इस तरीके से बोल के आपको डीमोटिवेटेड कर देता, इस तरीके से आपको कर देता कि आपको लगता है यार आप में कोई कमी है, आप में कोई कमी है, नहीं तो पेपर तो बहुत ईजी था, सुपर टैलेंटेड पेपर था, मतलब आप गधे हो। इस तरीके से रिव्यू किया जा सकता था, जहां पर क्या पता मैं महान बन जाता, मेरे बहुत सारे कोर्सेज भी बिक जाते, है ना। अब डर जाते, आप एक खौफ, फियर क्रिएट कर दिया जाता, और अब डर के मारे क्या पता कोर्स खरीदते, अगले पेपर की तैयारी करना छोड़ देते, और अब नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी करने लग जाते। दूसरा तरीका मेरे पास ये था कि मैं आपको कंसोल करूं, है ना, मैं आपको ये कंसोल करूं, ये कहूं कि पेपर तब तक पूरा खत्म नहीं हुआ था, एफआरएन एसएफएम का पेपर ही खत्म हुआ था, अभी तक पूरे पेपर खत्म नहीं हुए थे। दूसरा तरीका ये मेरे पास था कि मैं आपको ये समझाऊं कि अभी देखो पेपर बचा हुआ है, पहले भी 5 में ऐसा हुआ है कि टफ पेपर सेट किया गया है और मार्क्स मिले बच्चों को। मैं आपको कंसोल करूं, आपको मोटिवेटेड करूं, आपको बूस्ट करूं, आपको मैं कि अगले पेपर की तैयारी करूं, ये पेपर टफ था, पूरे इंडिया के लिए टफ था, एंड यहाँ पर बहुत सारी जगह में प्रॉब्लम थी, बहुत सारे टीचर्स कंसेप्ट की बात करें, आप ये नहीं देख रहे उस पेपर में। अगर आप ध्यान से देखोगे, स्टूडेंट की नजर से अगर आप देखोगे, तो कंसेप्ट के साथ कंफ्यूजन भी बहुत क्रिएट किया गया था, जिस चीजों को शायद
लोगों ने नजरअंदाज कर दिया होगा, बहुत सारे कंफ्यूजन भी थे वहां पर। तो आप मुझे बताइए उस वक्त क्या ज्यादा सही रहता, खुद को प्रमोशन करना ज्यादा सही होता या फिर आपको कंसोल करके ये समझाना ज्यादा सही था कि जो हुआ सो हुआ, पेपर सच में टफ था, ये आपको भी पता है मुझे भी पता है। स्टूडेंट जो एग्जाम दिया ना वो समझ पाएगा कि पेपर टफ था, वो समझ पाएगा कितना उसमें कंसेप्चुअल था, कितना कंफ्यूजन था, क्या था, वो सारी चीजों का मैं बात करूंगा आज मैं मैंने क्वेश्चन जो हमारे क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन था, क्या डिफरेंसेस थे, क्या सिमिलरिटी थी, कितना आइडेंटिकल क्वेश्चन था, उस बारे में बात करूंगा। पर पहले मुझे ये बताओ इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आप मेरी जगह पे होते तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करते? क्या आप डराने का काम करते कि जितना ज्यादा हम डराए उतना ज्यादा कोर्स बिकेगा, या फिर आप बच्चे को उस टाइम में संभालते और अगले पेपर के लिए मोटिवेट करते कि अगला पेपर तो खत्म करो, पूरे पेपर्स को क्या पता पास हो जाओगे। तो आप खुद सोचो क्या करना चाहिए। मैंने सेकंड ऑप्शन ही चूज किया क्योंकि मैं हमेशा कोशिश यही करता हूं कि मैं जेन्युइनली बच्चों के लिए क्या भला होगा वही मैं सोचूं, क्योंकि पैसे तो क्या वो सेकेंडरी है, वो तो भगवान को जब देना होगा वो दे देंगे, हम कितने हाथ पांव मार ले पैसे नहीं आने वाले, जो भगवान को जब देना वो देंगे, है ना, वो दे देंगे जब देना। अब यहाँ पर मुद्दा क्या है, ये वीडियो बनाने का मुद्दा क्या है, मैं शॉक्ड रह गया एक इतनी मोस्ट सीनियर फैकल्टी जिसको मैं आज रेस्पेक्टफुली बोलूंगा, मैं कुछ भी ऐसा कुछ शब्द नहीं बोलने वाला, कुछ भी अपशब्द नहीं कहने वाला जिससे मैं किसी को भी ठेस पहुंचाऊं, मुझे तो ठेस पहुंची है पर मैं किसी और को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता मैं। तो मैं बस जो जो उस वीडियो में कुछ बातें कही गई जिससे मुझे ठेस पहुंची है उस चीजों को क्लैरिफिकेशन देना बहुत जरूरी है। उस वीडियो में मैंने देखा, मैं तो दंग रह गया वहां पर, इतनी सीनियर फैकल्टी जिसको कहीं ना कहीं होता है ना, हम उनको इंस्पिरेशन की तरह मानते हैं, इतनी बड़ी फैकल्टी, सीनियर फैकल्टी, पुरानी फैकल्टी है, पुरानी काफी पुरानी फैकल्टी, शायद मैंने जब से ज्वाइन नहीं किया था उससे पहले की पुरानी फैकल्टी है, तो हम उनसे क्रिटिसिज्म की उम्मीद नहीं करते, हम तो उनके बच्चे की तरह हम उनसे उम्मीद करते कि वो हमें क्या पता कुछ गाइडेंस दे दे। तो जब यहाँ से ऐसा सुनने को मिलता है ना तो दुख भी लगता है कि यार मतलब ऐसा हमने क्या कर दिया, हमसे क्या दिक्कत है इनको, मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, आज तक मैंने उनको या किसी को भी मैंने कभी कॉन्टैक्ट करके एक शब्द भी नहीं बोला। इवन कितने बार वीडियोस में भी कोई बच्चे चैट में भी बोलते हैं ना तो मैं उनको ये बोलता हूं किसी को डिसरेस्पेक्ट मत करो, है ना, आपको कोई करेगा तो आपको कैसा लगेगा। उस वीडियो में मैं देख रहा हूं कि मीम्स डाली जा रही, रुको जरा सब्र करो, है ना, नॉइस को चलो किल करते हैं, है ना, कुछ कुछ ऐसी ऐसी बातें बोली जिसके बारे में मैं बात करूंगा। वहां पर बार-बार कांसेप्ट के बारे में कहा जा रहा था कि कंसेप्चुअल पेपर था, कंसेप्चुअल था, जो भी कोई बच्चा 90 से भी ज्यादा ला सकता था अगर वो सुपर टैलेंटेड बच्चा है। तो आप भूल रहे हो सारे बच्चे सुपर टैलेंटेड नहीं है, कितने बच्चे एवरेज भी है, कितने बच्चे ग्राउंड लेवल मतलब उस बिलो एवरेज वाले भी है ना। और कांसेप्ट का मतलब क्या होता है, कांसेप्ट का मतलब ये होता है कि आप लॉजिकली चीजों को इस तरीके से पढ़ाओ कि एवरेज बच्चा हो या बिलो एवरेज बच्चा वो भी समझ जाए, ना कि सिर्फ सुपर टैलेंटेड बच्चे को समझाना को कांसेप्ट नहीं कहा जाता है। और आप जो बार-बार कांसेप्ट्स की बात करो, मैं आपको बता दूं मैं तो पूरा कांसेप्चुअली पढ़ाता हूं, मैं मेरे तो पूरा एसएफएम देख लो या फिर एफआर देख लो, मैं तो फार्मूला के अगेंस्ट रहता हूं हमेशा। बच्चे खुद कहते हैं कि सर ये फार्मूला यूज नहीं करते, मैं तो फार्मूला के टोटली अगेंस्ट रहता हूं। मैंने तो इवन पोर्टफोलियो जैसे चैप्टर को भी बिना फार्मूला के पढ़ा है, बिना किसी सिंगल फार्मूला के पढ़ा है। आप बताओ आप सभी ने बिना फार्मूला के पढ़ा है क्या? तो फिर आप कौन सी कांसेप्ट्स की बात करो। मैं तो इवन रिवीजन वीडियो में भी बेस्ट कोशिश करता हूं, वहां पर भी जितना मेरे लिए बेस्ट पॉसिबल है मैं आपको कांसेप्ट्स दूं। तो कांसेप्ट्स में तो मैं कोई कमी रखते हैं तो कांसेप्ट्स की बात ही मत करो। और जो पेपर की बात करो ना, पेपर कांसेप्चुअल था, पेपर कांसेप्चुअल के साथ साथ कंफ्यूजन भी बहुत सारा भरा हुआ था वहां पर। उन सब के बारे में भी बात करेंगे, ये भी बात करेंगे कि हमारे क्वेश्चन बैंक में क्या था क्या नहीं था, वो भी आज मैं बात करूंगा। उस दिन तो मैंने बात नहीं की थी क्योंकि मुझे कोई प्रमोशन करना नहीं था, बट अब उस चीज का अगर आप फायदा उठाओगे तब तो फिर हमें कहना ही पड़ेगा ना, मजबूर हम क्या कर सकते हैं। इसके अलावा नॉइस को किल करते हैं, नॉइस तो हमने किया ही नहीं है। मैं तो बस अपने बच्चों को एक जेन्युइन रिव्यू दे रहा था, मैंने तो कहीं पर प्रमोशन किया नहीं, मैंने तो कहीं पर किसी दूसरे फैकल्टी के अगेंस्ट कुछ कहा नहीं, तो हमने कहा नॉइस किया। मुझे तो ऐसा फील हो कि नॉइस कहीं और से हो रहा है जिसे आज मुझे किल करना पड़ रहा है सफाई देते हुए, है ना, मुझे नॉइस को किल करना पड़ रहा है, ये वाली बात आ रही है। इनफैक्ट वहां पर वीडियो में तो मैंने ये भी देखा कि वहां पर ऐसा उस टाइप की वीडियो पता है क्या मैसेज देते बच्चों को, मैसेज नहीं, उस टाइप की वीडियो से मुझे फील हुआ कि बच्चे को डराया जा रहा है ना, बच्चे को डराया जा रहा है, बच्चे का माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है। जिस बच्चे ने एग्जाम दिया वो बच्चे डरेंगे, उनको लगेगा वही करते हैं, है ना, उनसे नहीं हुआ। मैक्सिमम बच्चे डरेंगे, वो सोचेंगे हमने गलत टीचर चूज कर लिया, उनको डरा के डाइवर्ट करके कोर्स बेचा जाएगा। और जो बच्चे टोटली नए हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाएगा। लास्ट में तो वीडियो में ऐसा भी हुआ था, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहता, बस मैं पॉइंट बताना चाहता हूं। लास्ट में उसी वीडियो में तो कोर्स का प्रमोशन भी हो गया कि आप हमारे ये कोर्सेस हैं, ये हमारी रिवीजन सीरीज भी हम प्रोवाइड करते हैं, ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, तो दूसरी जगह क्यों जाना, आप हमसे कोर्स लीजिए ना, आप दूसरी जगह जाइए क्यों रहे। मतलब आपको तो पहले ये क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि उस वीडियो में आपने एसएफएम पेपर रिव्यू किया था कि किसी दूसरे फैकल्टी को टारगेट करके उसका रिव्यू किया था, या फिर आपने अपने कोर्स का प्रमोशन किया था, वो उसमें अनक्लियर था। और साथ ही साथ वहां पर एक भी चीज ये भी थी कि डिस्ट्रैक्शन से अवॉइड कीजिए, डिस्ट्रैक्शन, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। अब डिस्ट्रैक्टेड मत होइए। आप खुद बताइए, आप बच्चों आपसे मैं पूछता हूं, ऑडिट का पेपर है दोपहर के 2 बजे, बच्चे घर से निकल रहे 1 बजे, साढ़े 11 बजे सुबह वीडियो अपलोड होता है और वहां पर ये लिखा जाता है कि डिस्ट्रैक्ट मत होइए। तो इतनी क्या जल्दी थी वीडियो अपलोड करने की, साढ़े 11 बजे रहा नहीं जा रहा था, फिर क्या प्रॉब्लम थी, एग्जाम के बाद भी वीडियो डाला जा सकता था। आप सुबह साढ़े 11 बजे वीडियो डालते हो, 2 बजे बच्चों का पेपर है और अब ये भी कहते हो डिस्ट्रैक्ट मत होइए। हमने तो डिस्ट्रैक्शन कुछ किया नहीं है, हमने तो बस बच्चे को कंसोल करके समझाया है, हमने तो कहीं पर कोई प्रमोशन भी नहीं किया। तो डिस्ट्रैक्शन कौन कर रहा है, नॉइस कौन कर रहा है, मुझे इस चीज का जवाब चाहिए। आप बच्चों आप लोगों से मुझे इस चीज का जवाब चाहिए कि आप बताओ मैंने कहा नॉइस किया है, मैंने कहा किसी को डिस्ट्रैक्ट किया है, मैंने तो कहीं पर, मेरा तो नेचर ही नहीं मैं अपने कोर्स को प्रमोशन करूं। मैंने आज तक ये नहीं बोला आप दूसरे की कोर्स क्यों ले रहे हो, दूसरे की कोर्स मत, वो बेकार है, ऐसे वैसे मेरे कोर्स में मैं कंसेप्चुअली पढ़ाऊंगा, मैं नहीं कहता। मैं बिलीव करता हूं कि मेरा कोर्स बच्चा देखेगा, उसको समझ में आएगा, वो खुद ही लेगा, मुझे प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है। और जो बच्चे पढ़ते हैं वो समझ में आता है वो खुद ही प्रमोशन कर देते हैं। तो मेरे प्रमोशन करने वाले तो बच्चे ही हो, वो कर देंगे, मुझे जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं अब इतने सालों से पढ़ाते समय मैं समझ पाया हूं इंडस्ट्री के अंदर कि इस तरीके की सोच रखते हैं कि कितना ज्यादा बच्चे को डरा सकते हैं। और वो कहते हैं टफ पेपर आने पर वो उसे अपॉर्चुनिटी समझते हैं, क्योंकि आप हमेशा तो आप गायब रहते हो, है ना, बच्चों के बीच रहते भी नहीं हो, आप हमेशा गायब रहते हो। अचानक से जब पेपर टफ आ जाता है तो आपका कहीं ना कहीं से बटन दब जाता है आपका अचानक से ऑटोमेटिकली, और आप प्रकट हो जाते हो और आप ये बोलते हो कि सारे टीचर तो बेकार है, हम ही अच्छे, अब हमारे पास आ जाइए। तो ये कितना हद तक सही हो बताइए, क्योंकि आप बहुत सीनियर फैकल्टी हो, मुझे पसंद नहीं है, मैं कभी भी नहीं चाहता कि मुझे आपको जवाब देना पड़े, आपके सवालों का मुझे आपको जवाब देना पड़े, मैं कभी भी नहीं चाहता। शायद मैं कहीं ना कहीं मुझे इनर फीलिंग भी मेरी अच्छी नहीं आ रही कि शायद कहीं ना कहीं मैं गलत करूं, पर उपाय क्या है, जब खुद पे बात आती है तो हमें कहना ही पड़ता है। वहां पर तो आपने महाभारत भी देखा होगा, बहुत सारी चीजें देखी होगी, वहां पर तो कृष्ण जी ने भी करना ही पड़ता है ना। जब खुद पे बात आती है तो क्या करें, हम मजबूर है, क्योंकि आपने सीधा मुझे टारगेट किया, मुझे तो जवाब देना पड़ेगा। अब कंसेप्चुअल की बात आ रही थी, तो जिसमें क्वेश्चंस की बात आ रही थी, मैंने कहा था, मैं मानता हूं मैंने कहा था बच्चे कितने क्वेश्चन करे 1000 2000, उसको भी गलत तरीके से प्रेटेंड करके कुछ और ही मसाला दिया गया बच्चों को। मैंने कहा था, क्यों कहा था, मैं आपको समझा रहा हूं। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 आया था ना, पहली बार ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक में भी, जो आप अपने क्वेश्चन बैंक का क्लेम करो, पर वो सिमिलर क्वेश्चन है, एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन ही, आइडेंटिकल नहीं है। आप वीडियो में कह रहे हो कि 2000 5000 क्वेश्चन कराए क्या आप, है ना, अरे बाप रे ये सब वर्ड आप यूज कर रहे हो। आपको मैं समझाता हूं इसमें पॉइंट क्या है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस से पूछा गया है, ये न्यू सिलेबस नहीं, ओल्ड सिलेबस की जुलाई 2021 में पेपर था। इससे मैसेज क्या जा रहा है, इससे बच्चों को ये मैसेज जा रहा है कि हमें अच्छा आरटीपी एमटीपी 5 पेपर हमें न्यू सिलेबस के अलावा ओल्ड सिलेबस का भी करना है। और मैं कोई इजी पेपर की बात नहीं कर रहा, आप जो वहां पर बोलो कि सर तो इजी क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर का, मैं इजी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि पेपर और टफ सेट हो, तो नए क्वेश्चन लाइए ना, उस नए क्वेश्चन से बच्चे के दिमाग में ये मैसेज जाएगा कि अच्छा नए क्वेश्चन आएंगे, मतलब कहीं से भी नहीं आएंगे, हमें कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना है। तो वो तो मैं खुद भी चाहता हूं। आप ओल्ड सिलेबस अगर कोई क्वेश्चन उठा के दे रहे हो और वहां पर आप ये मैसेज जो पहुंचा रहे हो बच्चों को कि आपको ओल्ड सिलेबस के भी क्वेश्चन करे, वो गलत है, तो वो तो तुक्के वाली बात हो गई। कुछ बच्चे अगर तुक्के लगा
कि ओल्ड सिलेबस का पेपर को सॉल्व करेंगे तो वो अटेम्प्ट कर पाएंगे और उनको लगेगा पेपर बहुत सही है, बहुत इजी है, और बाकी जिन्होंने क्वेश्चन देखा नहीं उनके लिए दिक्कत आ जाएगी। आप और मैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, पर बच्चे के दिमाग में सिर्फ एसएफएम नहीं है। सर आप भी एसएफएम पढ़ाते, मैं भी एसएफएम पढ़ाता हूं, तो हमारे दिमाग में तो पूरा का पूरा जो 100% हमारा जो मेमोरी है वो ऑक्यूपाई करके रखा है एसएफएम। हमारे दिमाग में तो 24 घंटे एसएफएम चलता है, पर बच्चे को वो एफआर पढ़ता है, वो एसएफएम पढ़ता है, वो ऑडिट पढ़ता है, वो लॉ पढ़ता है, डीटी आईटी एसएमपी, कितना कुछ उसके दिमाग में रहता है। इसके अलावा जो एग्जाम का प्रेशर है और 3 घंटा मिलता है एग्जाम में, वो 30 घंटे नहीं मिलते वहां पर। उस 3 घंटे में बच्चा क्या क्या करे, बच्चा क्या नए क्वेश्चन को देखिए, उसको उसमें क्या क्या उम्मीद करो बच्चे से 3 घंटे के अंदर, टाइम का कंस्ट्रेंट भी तो है। और वहां पर तो बता दूं मैं आपको, कुछ क्वेश्चन में कंफ्यूजन भी क्रिएट किया गया। ये बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं वो समझ पाएंगे कि क्या क्या कंफ्यूजन हुआ था कांसेप्ट के अलावा भी। यहाँ पर कंफ्यूजन आप देख लो, अगस्त का फ्यूचर चाहिए, जुलाई लिखा हुआ है यहाँ पर, चलो इस जुलाई को मान भी ले कि एंड जुलाई मतलब बिगिनिंग का अगस्त मान ले, तो फिर नीचे क्या है, इनिशियल मार्जिन में फिर अगस्त क्यों लिखा हुआ है। ये सारी चीजें शायद अभी आपको लगेगी नॉर्मल, बट एग्जाम टाइम में फियर रहता है कि कहीं हम गलती से कोई क्वेश्चन को गलत ना कर दें, तो बच्चा तो अपना 5 मिनट इसी में वेस्ट कर देगा। ये कंफ्यूजन में क्या जुलाई अगस्त क्या हो रहा है, इसी कंफ्यूजन में वो 5 मिनट वेस्ट कर देगा। उसका सोचो मेंटली उसको क्या प्रॉब्लम आएगी। वो जब पहला क्वेश्चन देखेगा, क्योंकि बच्चे स्टार्टिंग से क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखेगा उसका करा हुआ नहीं रहेगा, वो बच्चा इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा, बोलिए चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन वो देखेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन तो सिमिलर क्वेश्चन दिख रहा है, उसमें भी अगर कंफ्यूजन क्रिएट किया जाएगा तो आप बच्चे का कंसेप्ट का टेस्ट नहीं कर रहे हो, आप बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन डाल रहे हो, उस चीज की वजह से सिखाया है। इसके अलावा लास्ट में भी क्वेश्चन है, वहां पर भी कॉपी पेस्ट के चक्कर में ऐसे ने गड़बड़ी की है, गलती की है वहां पर भी, तो उन सब की बात क्यों नहीं करो, आप क्यों मैनिपुलेशन करो। क्या इतना ही जरूरी है कि पैसा कमाने सब कुछ है क्या, उसके अलावा भी तो बहुत सारी चीजें हैं। क्या पैसा कमाने से हम बड़े बनेंगे क्या, आप गलत फहमी में, क्योंकि हमें पता है हमारी लाइफ कितनी बड़ी, हमें नहीं पता हम क्या करेंगे, पैसा लेके जाएंगे के ऊपर। रिसेंटली आपने देखा होगा एक हादसा भी हुआ था, उससे हमें क्या सीख मिलती है, हम पैसे लेके जाने वाले के ऊपर। सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, दूसरे को डिफेम करके आप अगर पैसे कमा भी लोगे तो उस पैसे से कितना सुख रह पाओगे, उस बात की क्या गारंटी है, क्या गारंटी हो। इसी वजह से मैं कभी भी किसी को टारगेट नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है वो पैसा कहीं ना कहीं हराम का पैसा होगा मेरी नजर में, और वो पैसा मुझे नहीं चाहिए, है ना। वो पैसे किसी ना किसी रास्ते से निकल जाएंगे, चाहे हॉस्पिटल के रास्ते से निकल जाओ, किसी रास्ते से निकल जाओ, वो पैसे काम के नहीं है। जो ब्लेसिंग्स मिलती है ना, कितनी बार तो ब्लेसिंग्स काम आती है, पैसे काम ही नहीं आते। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है यहाँ पर। क्वेश्चन बैंक का मैं भी आप लोगों को दिखा सकता हूँ कि देखो ये क्वेश्चन बैंक सिमिलर है, पर ये ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन तो चलो बुक में था, ये तो मैंने रिवीजन में भी करवाया था, बट यहाँ पर भी कंफ्यूजन था। ये वाला क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन बैंक की, पर मुझे क्लेम करने की जरूरत नहीं है, मुझे प्रमोशन नहीं करना, इसलिए मैंने क्लेम नहीं किया था। ये क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 14 आपका पेज नंबर 2.5 में मेरा क्वेश्चन बैंक। आपने मेरा वीडियो देखा है तो मेरा क्वेश्चन बैंक भी शायद आपके पास होगा, अगर मेरे वीडियो को फॉलो करते हो तो क्वेश्चन बैंक में देख लेना। ये वाला क्वेश्चन आपने जो शो किया ना अपने वीडियो में, ये वाला क्वेश्चन था, पर ये एक्जैक्टली सेम नहीं था। घर में बैठे बैठे ठंडे दिमाग से क्या पता आप कर लोगे सॉल्व, पर एग्जाम में बच्चों के पास 3 घंटा रहता है, उस 3 घंटे में भी ना कुछ चीजें एड ऑन करके दिया हुआ रहेगा, तो क्या पता हर बच्चा नहीं कर पाएगा। आपका कुछ सुपर टैलेंटेड बच्चे हैं वो कर लेंगे, अच्छी बात है, वो बहुत अच्छे, पर सिर्फ सुपर टैलेंटेड बच्चे को सीए थोड़ी ना बनाना है। एवरेज बच्चे जो बिलो एवरेज उनको भी तो सीए बनाना है, उनका क्या भविष्य हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या वो नहीं है। तो उनके बारे में नहीं सोचे कि हम ऐसे टीचर रिव्यू करें कि स्टूडेंट बनकर हम रिव्यू करें, हमें तो स्टूडेंट के बीच रहना चाहिए ना। और मैं तो कोशिश ये करता हूं, मैं हमेशा स्टूडेंट के बीच रहता हूं, आप भी कभी स्टूडेंट के बीच रहिए, तो आपको पता चलेगा कि रियल में हाँ, तब शायद आपको ये भी सीख मिल जाएगी कि हमें रिव्यू कैसे करना चाहिए, स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए, कि टीचर की लड़ाई करते हुए हमें रिव्यू करना चाहिए। ये चीज आप सोचिएगा जरा। मैं यहाँ पर आपके खिलाफ एक शब्द भी बुरा नहीं बोलूंगा, मैं बस जो आपने पॉइंट उठाया मैं उसके बारे में बस आपको आंसर देना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन हमारी बुक में भी, पर ये सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है। और मैं कहना चाहता हूं इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्वेश्चन नंबर 10 सिक्योरिटी वैल्यूएशन का मिल जाएगा हमारे क्वेश्चन बैंक में, ये भी मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 10, मैंने सब यहाँ पर लेके रखा हुआ है। ये वाला क्वेश्चन भी मिल जाएगा, यहाँ पर भी एक दो लाइन में कंफ्यूजन क्रिएट किया गया जो शायद एग्जाम टाइम में बच्चों को मुश्किल में डाल देगा, क्योंकि कंफ्यूजन है, कंसेप्ट नहीं है, बुक क्वेश्चन तो बुक वाला ही है, तो काहे का कंसेप्ट कंफ्यूजन क्रिएट किया गया कंसेप्ट के साथ, वहां पर दिक्कत है। अब बनाइए नए क्वेश्चन कंसेप्ट, हमें मजा आएगा। मैं तो खुद चाहता हूं, क्योंकि मैं लॉजिकली पढ़ाता हूं, बिना फॉर्मूला के, बिना सिंगल फॉर्मूला के, तो मैं तो सबसे ज्यादा खुश होने वाला हूं जिस दिन पूरा पेपर नया क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहीं से नहीं पूछा जाएगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो बच्चे भी ज्यादा क्वेश्चन करने में फोकस नहीं करेंगे, ज्यादा कंसेप्ट बिल्डअप करने में फोकस करेंगे। उस चीज से मुझे भी खुशी होगी, फिर वो सारी इंडिया के लिए नहीं आ रहेगा, तो कहां लगेगा फिर बाद में। तो आप देखिए ये वाला क्वेश्चन भी हमारे क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन हो नहीं हो मैटर नहीं करता, ये हमारे क्वेश्चन बैंक में भी पेज नंबर 2.56 में आप देख लेना, बट एक्जैक्टली सेम नहीं है जो आप बोल रहे हो, सिमिलर क्वेश्चन है आपकी बुक में भी। इसके अलावा ये राइस ट्रेडर वाला तो मैंने YouTube में भी कराया था इन दिनों में, और ये भी हमारे क्वेश्चन बैंक में पेज नंबर 2.47, रुको जरा, ये आइए देखो पेज नंबर राइस ट्रेडर वाला पेज नंबर 2.47 में ये वाला क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, जो राइस वाला क्वेश्चन आया था डेरिवेटिव वाला, ये भी मिल जाएगा। इसके अलावा ये तो चलो ड्यूरेशन वोलेटिलिटी वाला क्वेश्चन, ये भी आपको हमारे बुक में मिल जाएगा, ये भी सेम क्वेश्चन है, कर पाइए तो चलो इजी क्वेश्चन में था। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला, ये क्वेश्चन भी मेरे बुक में क्वेश्चन नंबर 4 में आरटीपी एमटीपी में पेज नंबर 9.20। तो कहने का मतलब हमारा ऐसा नहीं है कि हमारे क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं है। ये एनएवी वाला क्वेश्चन जो आता है ये तो मैंने YouTube में भी कराया, हमारे आरटीपी एमटीपी में क्वेश्चन नंबर 1 में है हमारे क्वेश्चन के अंदर। तो क्लेम हम भी कर सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, हम कर सकते हैं, पर मुझे प्रमोशन नहीं करना था उस वक्त मेरी चिंता ये थी कि बच्चों को कंसोल करके उनको समझाया जाए कि आप आगे की पेपर की तैयारी करो, प्रमोशन तो बाद में भी कर लेंगे, और प्रमोशन करने से कुछ नहीं होता। मैंने तो नहीं देखा कि प्रमोशन करने से बहुत कुछ होता है, जो होगा वो आपकी मेहनत और भगवान का फल, उसी से सब कुछ होगा। मैं इस चीज पे बिलीव रखता हूं। और दूसरी चीज मैं आपको क्या बोलूं, मैं नाम नहीं कहूंगा, मुझे तो एक कॉल भी आता है, ठीक है, कुछ टाइम 3-4 महीने पुरानी बात है, कि आप इतना ज्यादा कंटेंट YouTube में क्यों डाल रहे हो, इससे इंडस्ट्री खराब हो रही है, आप ऐसा मत कीजिए, आप इंडस्ट्री को खराब करो, इंडस्ट्री का रेवेन्यू अफेक्टेड हो रहा है, इससे बच्चे कोर्सेज खरीदेंगे नहीं आप अगर इतना कंटेंट YouTube में डालोगे। तो अगर कोई ये सोच भी रखता है तो ये गलत सोच है मेरी नजर में। मैं किसी टीचर को ब्लेम नहीं कर रहा, है ना, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, सबका अपना अपना पढ़ाने का तरीका है। कोई पैसों से खुश होता है तो कोई दूसरी चीजों से खुश होता है। मैं पैसों को मुझे भी पैसे की जरूरत है, पर मैं उसको सेकेंडरी रखता हूं। मेरे लिए प्राइमरी क्या है कि आप जब मुझे ब्लेसिंग्स देते हो, आप जब खुश होते हो, आप जब पास हो जाते हो और इतने अच्छे कमेंट करते हो, वो कमेंट मेरे अलावा मेरे घर वाले भी पढ़ते हैं, मेरे जो दोस्त यार है वो भी पढ़ते हैं, और मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूं हमेशा से, तो मुझे उसमें प्राउड फील होता है कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं। और यही चीज मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और कंटेंट डालूंगा विद क्वेश्चंस आल्सो, डिटेल्ड रिवीजन वीडियो में डालता हूं। क्यों डालता हूं, मुझे खुशी मिलती है उसी से। जरूरी नहीं कि हर टीचर सिर्फ पैसे कमा के खुश होता होगा, क्योंकि मेरी नीड पूरी हो रही है। जब जो एक मेरी कोई बहुत बड़ी नीड नहीं, जितनी क्योंकि जितनी मैंने नीड बनाई थी उससे ज्यादा मुझे भगवान दे रहा है, तो मैं क्यों ज्यादा लालच करूं और बहुत सारे पैसे कमा के मैं कर भी क्या लूंगा। वो ये तो बैंक अकाउंट में सेट होंगे या फिर एक बड़ा सारा घर में पड़ा रहेगा, क्या होगा, क्या मतलब ये बस माइंडसेट है हमारा। आप इसी से बाहर निकलो, सबका एक होता है ना टेस्ट, पैसा नहीं होता है, अलग अलग डिमांड्स भी होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो आप बहुत सारी चीजों में क्लेम करो कि क्वेश्चन बैंक आपसे आया है, ऐसा नहीं है। आपके क्वेश्चन बैंक में जो है हमारे क्वेश्चन बैंक में भी वही है, बस फर्क इतना है शायद आपने 500,000 क्वेश्चन ज्यादा करा दिए, हमने 500 क्वेश्चन क्या पता कम करा दिए, क्योंकि उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि बच्चे को समय नहीं मिलता है। आप तो एक सिंगल एसएफएम पढ़ाते हो, आप तो एसएफएम का महाभारत गा दोगे क्या पता, है ना। हम ये भी ध्यान में रखते हैं कि बच्चे को 8 पेपर पढ़ना होता है, और साथ साथ ये भी ध्यान रखते हैं कि एसएफएम से पहले 1.5 दिन मिलता है रिवीजन करने के लिए। वहां पर हम अननेसेसरी डुप्लीकेट क्वेश्चन बहुत सारे करा देंगे, उससे कुछ होने का नहीं है। और इसलिए मेरा कोशिश ये रहता है कि मैं लिमिटेड क्वेश्चन करूं, क्वेश्चन में कोशिश करता हूं ज्यादा से ज्यादा करूं, पर बहुत ज्यादा नहीं, और मैं कंसेप्ट सारे अच्छे से देता हूं क्लियर करके लॉजिक के साथ, कि बच्चा को नया क्वेश्चन आएगा तो उसे भी अटेम्प्ट करेगा। पर कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया जाएगा तो बच्चा कैसे अटेम्प्ट करेगा, बच्चा तो क्या टीचर भी अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो प्लीज अब ये बात तो मत बोलिए कि ये सुपर इंटेलिजेंट पेपर है, ये सुपर टैलेंटेड पेपर है, आप ये मत बोलिए। ये जो पेपर एग्जाम देने जाते हैं सुपर टैलेंटेड बच्चे नहीं जाते, नॉर्मल टैलेंटेड बच्चे भी जाते हैं, एवरेज बच्चे भी जाते हैं। तो इस चीज से आप एक होता है ना खुद को प्रमोट करना मत कीजिए, बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूं। मैं
और ये डर का माहौल बना के अपना कोर्स बेचने में कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना प्लीज छोड़ दीजिए। मुझे शौक भी नहीं और मैं करता भी नहीं हूं कभी। मेरे बच्चे जो मुझसे पढ़ते हैं वो जानते हैं मैं किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करता, और आज भी मैं क्रिटिसिज्म करने के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि बात मेरे पे आई है, मुझे टारगेट किया जा रहा है वो भी मीम बना के, तो मुझे रिप्लाई करना पड़ेगा। और ये वीडियो भी मैं रिप्लाई करने के लिए, बस अपनी बात को क्लियर करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं कि क्या सही है क्या गलत है वो तो आपको बताना पड़ेगा ना, इसी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूं। और आप सभी से भी मैं, अगर मैंने कुछ ज्यादा कह दिया सर, आपको भी अगर मैंने कुछ ज्यादा कह दिया मुझे माफ करना, मैं आपसे बहुत छोटा हूं मैं, और मैं आपके स्टिल आपकी मैं रिस्पेक्ट करूंगा, बट प्लीज ये उम्मीद भी नहीं रखूंगा कि आप हम जैसे छोटे छोटे बच्चों को आप टारगेट करो, ये सही नहीं है। मतलब आप हमसे काफी सीनियर हो, आपको हमें रास्ता दिखाना चाहिए ना कि आप हमें हमें ही टारगेट करो, ये गलत है कहीं ना कहीं। तो प्लीज फिर भी अगर मैंने कुछ ज्यादा कह दिया मुझे, मैं दिल से सॉरी कहता हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा बच्चों। आप भी अगर मैंने कुछ ज्यादा कह दिया तो मुझे माफ कर दीजिएगा। और आप प्लीज, आपको मैं कहूंगा दूसरे चैनल पे जाके कुछ कहीं पर भी कुछ अपशब्द मत लिखिएगा, हमें वो करना भी नहीं है। और मुझे लिखना तो लिख दीजिएगा, मुझे कुछ भी अपशब्द लिखना कमेंट सेक्शन में जाके आप जो भी लिखना लिख दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है इंटरनली, मैं जानता हूं भोले बाबा जानते हैं मैंने कुछ यहाँ पर गलत नहीं बोला, क्योंकि मेरे खिलाफ कुछ कहा गया तो मुझे बस उस चीज को क्लैरिफिकेशन करना था, और मैंने शायद वही काम किया आज। मैंने किसी को कुछ गलत नहीं बोला, मैं इसलिए बोलता हूं मैंने आपको गलत नहीं बोला, आपने जो मेरे खिलाफ बोला है मैं उसी का ही रिप्लाई दे रहा हूं। फिर भी अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो मैं दिल से सॉरी कहता हूं। चलिए, थैंक यू सो मच।